राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित एक रोबोटिक प्रदर्शनी में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने समिट में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य भारत को दुनिया के विकास का इंजन बनाना है। सरकार ने केरल में कंटेनमेंट जोन से हटाई सारी पाबंदियां। 16 सितंबर के बाद से यहां निपाह वायरस के संक्रमण का कोई नया मामला नहीं। मणिपुर में एक बार फिर बिगड़े हालात। 2 लापता युवकों के शव बरामद होने के बाद इलाके में तनाव फिर से बढ़ा। अब मणिपुर सरकार ने 19 थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। पूरे राज्य में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। मणिपुर में 2 छात्रों के शवों की तस्वीर वाला वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 147 दिनों से मणिपुर के लोग परेशान हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पास राज्य का दौरा करने का समय नहीं है। चंद्रयान 3 से दुनिया भर में सफलता का डंका बजाने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की नज़र अब शुक्र ग्रह और सौर मंडल के बाहर के ग्रहों पर है। ये वो ग्रह हैं जिन पर पर्यावरण होने की बात कही जाती है या जो सौर मंडल से बाहर स्थित हैं। बारिश के कारण महाराष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव के कारण बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए संजय राउत ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पूरे नागपुर में पानी भरा है और सीएम गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। कुराली के इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह 11 बजे एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में भगदड़ मच गई। सूचना मिलने के बाद करीब 11:30 बजे फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया। एशियन गेम्स में शूटिंग में भारत का परचम। प्रतियोगिता के पहले दिन भारत को 5, दूसरे दिन 6 और तीसरे दिन 3 पदक मिले। कुल 22 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में 6ठे स्थान पर है। आज शूटिंग में 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक मिले। चीनी की कीमतों में तेजी, 12 साल के उच्च स्तर पर पहुंचे दाम। बॉलीवुड के भाईजान एक बार फिर से लोगों के दिलों में राज करने के लिए तैयार। दिवाली 2023 पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी टाइगर 3। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में भाग लिया। इस अवसर पर अपने वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि हमें शहरों और उनके निवासियों की बढ़ती आकांक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए एक रोड मैप बनाना होगा और उस पर आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो हर स्तर पर सतत विकास पर चर्चा का हिस्सा है वह जलवायु परिवर्तन है। इस संदर्भ में भारत के 100 स्मार्ट शहरों के लिए लॉन्च किया गया क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क इस बात का उदाहरण है कि शहर राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देती। मुझे खुशी है कि इंदौर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है। अब तो इंदौर देश की स्मार्ट सिटी में भी सबसे ऊपर है। मैं इंदौर के सभी निवासियों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन के अधिकारियों, केंद्र सरकार से संबंधित विभागों तथा अन्य सभी स्टेक होल्डर्स की सराहना करती हूँ। उनकी कर्तव्यनिष्ठा के परिणाम स्वरूप प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों में इंदौर प्रथम स्थान पर है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में मध्य प्रदेश द्वारा बेस्ट स्टेट का गौरव प्राप्त करने पर मैं राज्य के सभी निवासियों को, राज्यपाल की, मुख्यमंत्री जी के और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं राज्य के सभी स्मार्ट सिटीज में किए जा रहे कार्यों से जुड़े लोगों की सराहना करती हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ यूनियन टेरिटरी का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चंडीगढ़ और राज्य के प्रदर्शन के आधार पर दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले तमिलनाडु तथा संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि आज अलग अलग श्रेणियों में
66 पुरस्कार दिया जा रहे हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वाले स्मार्ट शहरों में और राज्यों में फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे इस आकलन से अवगत कराया गया है कि वर्ष 2047 तक भारत की शहरी आबादी लगभग 40 करोड़ से बढ़कर 87 करोड़ से अधिक हो जाएगी। तो हमारी 50% से अधिक देशवासी शहर क्षेत्रों में रहे। भारत के शहर आज देश की जीडीपी में लगभग 2/3 योगदान करते हैं। अनुमान है कि शहरों का जीडीपी को कुल योगदान वर्ष 2047 तक 80% से अधिक हो जाएगा। इन आंकड़ों से ये संदेश मिलता है कि शहरों और नगरवासियों की बढ़ती आकांक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर भविष्य का रोड मैप तैयार करना है और उस पर आगे बढ़ना है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो प्रत्येक विषय पर तथा हर स्तर पर सतत विकास की चर्चा में शामिल है वो है क्लाइमेट चेंज। इस संदर्भ में क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क जो भारत के 100 स्मार्ट शहरों के लिए शुरू किया गया है और इस बात का उदाहरण है कि शहरों में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय स्तर पर कैसे कार्य किया जा सकता है। आज शहरों में एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ग्रीन बिल्डिंग्स तथा रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इन क्षेत्रों में और अधिक व्यापक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट वर्ष 2022 की 10 पुरस्कार कैटेगरियों में से 9 में प्रदेश के 5 शहरों को 10 पुरस्कार मिलना हम सब प्रदेशवासी के लिए गर्व और गौरव का विषय है। पुरस्कार प्रदेश के स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से शहरों के एकीकृत विकास और तकनीकी नवाचारों के द्वारा नागरिकों को सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयासों की गुणवत्ता और उत्कृष्टता का प्रतीक है। पुरस्कार स्मार्ट शहरों के नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी और राज्य स्तर के नोडल टीम सहित सभी बधाई और साधुवाद के हकदार है। मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि मध्य प्रदेश आज अपने संकल्प और दृढ़ से इच्छा शक्ति से विकास के नए आयाम तय कर रहा है। सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए अधोसंरचना विकास के कार्यों का नया मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल ने भविष्य की शहरीकरण की भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के सभी क्षेत्रों में व्यापक विकास के कार्य किए जा रहे हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि राज्य में स्मार्ट सिटी मिशन सपनों का हकीकत में बदलने का सफल उदाहरण है। इंदौर में कोई पूरब का, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का नहीं रहता। जो इंदौर आता है वो इंदौर का ही हो जाता है, जैसे दूध में शक्कर मिलके एक हो जाती है। चाहे आप 56 दुकान चले जाएं, चाहे आप सराफा चले जाएं, चाहे आप राजवाड़ा चले जाएं, इंदौर सबको दिल से अपनाता है, स्नेह, प्रेम और आदर देता है। और वैसे ही प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश ने लगातार प्रयास किया और स्वच्छता हो और चाहे स्मार्ट सिटी का मिशन, हमने इसको जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया। हमने इसको केवल जनप्रतिनिधियों का आंदोलन नहीं रहने दिया, हमने इसको केवल अफसरों का आंदोलन नहीं रहने दिया। मुझे याद है 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, स्वच्छता के लिए आह्वान किया था, मैं और मेरे मंत्रिमंडल के साथी शहर शहर गए, जनता के साथ चर्चा हमने की। बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के हम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते। मध्य प्रदेश ने अगर ये लक्ष्य प्राप्त किए हैं तो जनता के सहयोग के कारण प्राप्त किए हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। हमें गर्व है कि हम इस दौर में भारत की धरती पर हमने जन्म लिया है। आइए अपने देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। और मध्य प्रदेश के सब मित्रों से कहना चाहता हूं, पहले स्थान पर आ गए तो फूले नहीं, कंपटीशन तगड़ा है और ये प्रतिस्पर्धा हमें और बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। तो रुक जाना नहीं है, आगे और बढ़ना है, इसलिए कि राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। लेकिन अच्छे कामों के लिए हम आपस में प्रतिस्पर्धा करें कि देखो कौन आगे रहता है, तो हमारा देश दुनिया में सबसे आगे हो जाएगा। ये हमारा लक्ष्य है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद के साइंस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत 20 साल पहले 28 सितंबर 2003 को गुजरात के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार यह शिखर सम्मेलन समय के साथ यह वास्तव में एक वैश्विक कार्यक्रम में बदल गया और इसने भारत में प्रमुख व्यावसायिक शिखर सम्मेलनों में से एक होने का दर्जा प्राप्त किया है। 20 साल पहले हमने एक छोटा सा बीज बोया था, आज वो इतना विशाल और बृहद वाइब्रेंट वटवृक्ष बन गया है। वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल पूरे होने पर आज आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मुझे याद है वर्षों पहले मैंने एक बार कहा था, वाइब्रेंट गुजरात ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर बॉन्डिंग का आयोजन है। दुनिया के लिए ये सफल समिट एक ब्रांड हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक मजबूत बॉन्ड का प्रतीक है। ये वो बॉन्ड है जो मेरे और गुजरात के 7 करोड़ नागरिकों से उनके सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। साथियों, आज मुझे स्वामी विवेकानंद जी की भी एक बात याद आ रही। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, फिर उसका विरोध करते हैं और फिर उसे स्वीकार कर लेते हैं, और खासकर तब जब वो आइडिया उस समय से आगे का हो। 20 वर्ष एक लंबा कालखंड होता है। हम गुजरात के पुनर्निर्माण ही नहीं बल्कि उसकी आगे की भी सोच रहे थे, और इसका एक प्रमुख माध्यम हमने बनाया वाइब्रेंट गुजरात समिट को। एक गुजरात का आत्मविश्वास बढ़ाने और उसके जरिए विश्व से आंख मिलाकर बात करने का ये माध्यम बन गया। ये गुजरात सरकार की निर्णय प्रक्रिया और फोकस अप्रोच को पूरी दुनिया को दिखाने का एक माध्यम बना। ये गुजरात सहित भारत की औद्योगिक क्षमता को विश्व के समक्ष उजागर करने का माध्यम बना। ये भारत में मौजूद अलग अलग सेक्टर्स की असीमित संभावनाओं को दिखाने का माध्यम बना। ये भारत के टैलेंट को देश के भीतर उपयोग करने का माध्यम बना। ये भारत की दिव्यता, भव्यता और सांस्कृतिक विरासत को विश्व को दिखाने का एक और माध्यम बन गया। हमने कितनी बारीकी से काम किया उसका उदाहरण वाइब्रेंट गुजरात की टाइमिंग भी। हमने वाइब्रेंट गुजरात जब किया जब गुजरात में नवरात्रि और गरबे की धूम रहती है। हमने इसे गुजरात के औद्योगिक विकास का पर्व बना दिया। आज मैं आप सभी को एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ। 20 साल हो रहे हैं, हर तरह की खट्टी मीठी बातें याद आना बहुत स्वाभाविक है। आज दुनिया वाइब्रेंट गुजरात की सफलता देख रही है। वाइब्रेंट गुजरात की सफलता इसकी विकास यात्रा से भी समझी जा सकती। 2003 में इस समिट से कुछ 100 पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट जुड़े थे। आज 40,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट्स इस समिट में हिस्सा लेने के लिए आना शुरू। 2003 में इस समिट में सिर्फ गिनती भर देशों का पार्टिसिपेशन था। आज 135 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 2003 में इस समिट की शुरुआत में 30 के आसपास एग्जीबिटर्स आए थे। अब 2000 से अधिक एग्जीबिटर्स इस समिट में आते हैं। जब वाइब्रेंट गुजरात के 40 साल पूरे होंगे, वो भारत अपने स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष के निकट पहुंचा होगा। यही समय है जब भारत को एक ऐसा रोड मैप बनाना होगा जो उसे 2047 तक एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में हम उसको दुनिया के सामने प्रस्थापित करें। मुझे विश्वास है आप सभी भी इसी दिशा में जरूर कदम उठाएंगे, जरूर आगे आएंगे। अभी वाइब्रेंट समिट तो जनवरी में होने वाली है। राज्य सरकार और यहाँ के उद्योग जगत के साथी पूरी ताकत से लगे ही भी होंगे, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात है कि आज जब आपने मुझे बुलाया तो मैं भी 20 साल छोटा हो गया और पुरानी उस यादों में खो गया। उस भयंकर दिवसों से गुजरात को कैसे निकाला है और आज कहाँ पहुंचा है। जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है दोस्त।
मैं फिर एक बार इस 20 साल को याद करने के लिए गुजरात सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे आपके बीच आकर के पुराने दिनों को स्मरण करने का अवसर दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल महोत्सव के समापन समारोह को आज राजधानी रायपुर स्थित इंडोर स्टेडियम में संबोधित किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी खिलाड़ियों को शुभकामना देते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों के हित में किए जा रहे कार्यों की चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न खेलों के लिए आवासीय अकादमियों की शुरुआत सरकार द्वारा की गई है और प्रदेश में 24 नए खेलो इंडिया सेंटर के स्थापना का प्रस्ताव भी भारतीय खेल प्राधिकरण को भेजा गया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का समापन सभी खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों को और खेल प्रेमियों को जय जोहार। हरेली के दिन इसकी शुरुआत हम लोगों ने किया था और आज इसका समापन हो रहा है। आज ही टेनिस स्पोर्ट अकादमी भवन का भी लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ा सपना था कि यहाँ भी टेनिस अकादमी खुले, वो आज सपना साकार हुआ। उसके लिए मैं आप सबको बधाई और शुभकामना। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से खेलबो, जीतबो, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करते हुए हमने राज्य के पारंपरिक खेलों को जीवंत करने का काम किया है। यह आयोजन का दूसरा वर्ष पिछले वर्ष 2022-23 में इस आयोजन का सिलसिला शुरू हुआ था। दोनों ही साल में सभी आयु वर्गों के लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। मैं सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। इस साल हरेली त्योहार के दिन 17 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों में इसकी शुरुआत की गई। राज्य युवा मितान क्लब स्तर, जोन स्तर, विकास खंड एवं नगरीय क्लस्टर स्तर, जिला स्तर एवं संभाग स्तर पर सफलता पूर्वक आयोजन के बाद आज यहाँ रायपुर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। इस वर्ष 16 पारंपरिक खेल विधाएं जिसमें गिल्ली डंडा, पिट्टूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, बांटी, बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, रस्सी कूद और कुश्ती इसमें शामिल किया गया। राज्य स्तरीय आयोजन में प्रदेश के सभी जिलों से 1900 प्रतिभागियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के प्रत्येक विजेता प्रतिभागी को 5,000 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को 4,500 रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को 4,000 रुपये के पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। आज इस मंच से हमने छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल अधोसंरचना के विकास में एक और अध्याय जोड़ा है। लाभांडी में नवनिर्मित टेनिस अकादमी के प्रशासनिक भवन और छात्रावास का लोकार्पण कर खिलाड़ियों के लिए समर्पित किया गया। जल्द ही यह टेनिस खेल विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और टेनिस अकादमी के माध्यम से खिलाड़ियों के सुनहरे भविष्य का निर्माण होगा। पिछले 5 वर्षों के दौरान हमने राज्य में खेल अधोसंरचनाओं और खेल सुविधाओं के विकास के लिए लगातार काम किया है। हमने छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया ताकि खेलों के समुचित अधोसंरचना खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा सके। वर्ष 2018-19 में प्रदेश में केवल 2 गैर आवासीय खेल अकादमी थी। अब 3 वर्षों में इसकी संख्या 8 हो गई और 8 नए अकादमी प्रस्तावित है। हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक अकादमी बिलासपुर में आरंभ की गई। यह राज्य के प्रथम आवासीय अकादमी है। रायपुर में भी तीरंदाजी के आवासीय अकादमी प्रारंभ की गई है। नारायणपुर में हम मलखम्ब अकादमी बना रहे हैं। कैंगिंग और केनोइंग अकादमी जगदलपुर में आरंभ की गई है ताकि इन खेलों का भी बढ़ावा दिया जा सके। प्रदेश में 24 नए खेलो इंडिया सेंटर आरंभ होंगे। इसका प्रस्ताव हमने भारतीय खेल प्राधिकरण को भेजा है। इसके माध्यम से खेल प्रतिभाओं को और भी बढ़ावा मिलेगा। जहां स्टेडियम की जरूरत थी हमने वहां स्टेडियम बनाए। खेलों का हमने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है और इससे प्रदेश में खेलों का बहुत सुंदर माहौल बना है। रोड सेफ्टी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट प्रतियोगिता जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से खेलों के प्रति उत्साह बढ़ाने का काम हमने किया है। हरेली में खेलों की बहुत सुंदर परंपरा थी जो विलुप्त होती जा रही थी। अब इसे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से जोड़ दिया गया। इससे जो उत्साह पनपा है
उसे प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि को सहेजने संवारने में और मदद मिलेगी। आप सभी को ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आज भाग लिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद रवि किशन भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन से पहले मेधावी छात्रों को सर्टिफिकेट और बस्ता देकर सम्मानित किया और छात्रों का हौसला बढ़ाया। अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सड़क मार्गों और पर्यटन स्थलों के विकास की चर्चा की और कहा कि विरासत के प्रति सम्मान का भाव देशवासियों के मन में बढ़ा है और स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक प्रत्येक जनपद में बनाए गए हैं। ऐसे स्मारक प्रत्येक गांव में सेनानियों के सम्मान के प्रतीक के साथ ग्रामीण पर्यटन का भी महत्वपूर्ण केंद्र बन सकते हैं। हम सब जानते हैं कि इस बार की जो थीम है विश्व पर्यटन दिवस की, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म की जो संभावनाएं हैं, जो हमने पहले भी कहा, अगर आप भारत की दृष्टि या उत्तर प्रदेश की दृष्टि देखेंगे, इसमें दो प्रकार के टूरिज्म के दो प्रकार हम सबको देखने को मिलते हैं। एक है जो परंपरागत रूप से धार्मिक दृष्टि से लोग आते थे, श्रद्धालु हैं, वे हर वर्ष आते हैं मंदिरों में, धाम में दर्शन करने, गंगा स्नान करने, पूरा एक इकोसिस्टम उनका साथ चलता है। और दूसरे हैं जो पर्यटन मनोरंजन की दृष्टि से आते हैं, एक रुचि होती है, वे परिवार के साथ वे भी आते हैं, मनोरंजन भी करते हैं और उससे ज्ञानवर्धन भी होता है। ये दो पक्ष भारत के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे आज के समय में पर्यटन की इतनी विधाएं जन्म ले चुकी हैं। अगर उत्तर प्रदेश की दृष्टि आप देखेंगे तो स्पिरिचुअल टूरिज्म का जितना सघन और धनी उत्तर प्रदेश है, मुझे लगता है दुनिया के अंदर अन्यत्र यह मिलना बहुत कठिन है। पिछले एक वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 30 करोड़ पर्यटक धार्मिक दृष्टि से यहाँ के अलग अलग पवित्र धामों का दर्शन करने के लिए आए हैं और दर्शन करके फिर यहाँ से निकले हैं। 30 करोड़ गाड़ी से आए होंगे तो उतनी टैक्सी या उतनी बसेज में किराया भी देकर के आए होंगे, यानी इतने नए लोगों को रोजगार मिला है। वे किसी होटल में, धर्मशाला में रुके होंगे, वहां का रोजगार वहां का भी बढ़ा। किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट में उन्होंने भोजन भी लिया होगा, कहीं फोटोग्राफी कराई होगी, कहीं सामान खरीदा होगा, नौका विहार किया होगा, धार्मिक स्थलों पर पैसा भी चढ़ाया होगा, फूल पत्ती खरीदी होगी, प्रसाद खरीदा होगा। यानी कितने लोगों की आजीविका जुड़ी हुई उसके साथ, लाखों लोग उसके माध्यम से रोजगार प्राप्त किए और फिर उनकी आजीविका चली है। यह उत्तर प्रदेश की एक धनी स्पिरिचुअल टूरिज्म की पृष्ठभूमि हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। काशी विश्वनाथ धाम में अकेले सावन के महीने में लगभग 2 करोड़ श्रद्धालु अकेले काशी में आया और काशी में आकर के बाबा विश्वनाथ के धाम का दर्शन किया। अनुमान कर सकते हैं पहले इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आते थे, लेकिन जब धाम बना, वहां पर्यटन की सुविधाएं बढ़ी, लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं आई, आसानी से दर्शन हो सकता है, लोगों के सामने संदेश गया, पूरा देश और पूरी दुनिया काशी के लिए उमड़ पड़ती है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। पहले असुविधा थी, आज सुविधा है, तो पूरा देश और पूरी दुनिया अयोध्या के लिए दर्शन करने के लिए टूट पड़ती है। पहले मथुरा वृंदावन में लोग जाते थे, परेशानी होती थी, आज बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं क्योंकि आज सुविधाएं बढ़ी हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं, दर्शन करने में उतनी दिक्कत नहीं है जितनी पहले थी, तो लोग आसानी से दर्शन कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर गए होंगे, पहले कंजेशन था, आज वहां कॉरिडोर बन रहा है, आज सुविधा बढ़ चुकी है, पहले की तुलना में कई गुना लोग वहां पर आए हैं और गोरखपुर के लोगों को बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं। इस रामगढ़ ताल में आज से 5 साल 7 साल पहले लोग आते भी नहीं थे, लेकिन आज रात्रि के समय शाम को 5 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक 15,000 से 20,000 गोरखपुर के वासी, उनके अतिथिगण यहाँ आकर के पर्यटन का आनंद लेते हैं,
झील का आनंद लेते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में जिस पंच प्रण की याद दिलाई थी पूरे देशवासियों को, उनमें से एक विरासत के प्रति सम्मान का भाव भी है। तो विरासत के प्रति सम्मान का भाव दोनों प्रकार के, एक विरासत के प्रति सम्मान का भाव अपने परंपरागत धार्मिक स्थलों के प्रति सम्मान का भाव है ही, लेकिन देश की आजादी की लड़ाई को एक नई ऊंचाई देने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारक हर जनपद, हर विकास खंड में बने हैं, उनके प्रति भी सम्मान का भाव हमारे मन में जागृत हो। और इन महापुरुषों को सम्मान देना यह न केवल गांव वासियों का बल्कि यहाँ आने वाले हर अतिथि का दायित्व बनता है। और गांव के कार्यक्रम का हिस्सा बनाइए इसको, यह भी एक टूरिज्म का पार्ट आपके गांव का बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व पर्यटन दिवस हम सब के लिए फलीभूत हो। हम इनको विकसित करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई ने मणिपुर में युवाओं के हुए अपहरण मुद्दे को लेकर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने अपहरित युवाओं के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और आंदोलनरत छात्रों को कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्ण समर्थन देने की बात कही। कांग्रेस नेता इस अवसर पर एक बार फिर मणिपुर में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजे जाने की अपील की और कहा कि लोग परिवर्तन, शांति और बदलाव चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज इस प्रेस वार्तालाप में मेरे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय विनीत पुनिया जी, और आज बहुत दुख के साथ हम अपनी बात मणिपुर पर रखना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमें पता चला है कि 2 मासूम युवाओं को अपहरण किया गया, मारा गया। तो हम सबसे पहले इन 2 मासूम युवाओं के परिवारों के प्रति कांग्रेस पार्टी अपनी संवेदना व्यक्त करती है। हम इंसाफ की मांग करते हैं, अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन पर ठोस कार्रवाई सरकार करे। ऐसे माहौल में मणिपुर के छात्र विरोध कर रहे हैं, सड़क पे आए हैं, और उनके दर्द और उनके आक्रोश को कांग्रेस पार्टी समझती है। और इस दुख की घड़ी में हम मणिपुर के छात्रों के साथ खड़े हैं, मणिपुर के माताओं और पिताओं के साथ, मणिपुर के शिक्षक समाज के साथ, हर नागरिक के साथ आज कांग्रेस पार्टी खड़ी है इस दुख की घड़ी में। क्योंकि ये बात मैंने पहले भी की है कि मणिपुर हमारे देश के किसी कोने का हिस्सा नहीं, मणिपुर हमारा देश है, मणिपुर भारत है, भारत मणिपुर है। और मणिपुर में जो दर्द और दहशत फैली हुई है, वो दर्द और दहशत आज पूरा भारत महसूस कर रहा है। और ऐसे वक्त में जब मणिपुर के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर किस प्रकार से सरकार पुलिस कर्मचारियों के द्वारा लाठी बरसा रही है, टीयर गैस और आंसू गैस और विभिन्न प्रकार के जो नॉइज बॉम्ब्स का जिस प्रकार का उन्होंने सरकार ने प्रयोग किया है, जो अग्रेशन वहां की सरकार ने मणिपुर के छात्रों को दबाने के लिए जो अग्रेशन जो दिखाया है, उसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। 3 मई 2023 से लगभग 5 महीने पहले मणिपुर में हिंसा का माहौल प्रारंभ हुआ और इस विगत 5 महीनों में आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर जाने का निर्णय नहीं लिया। हम तो जानना चाहेंगे कि गृह मंत्री ने कहा था कि वो बार बार मणिपुर जाएंगे, मणिपुर में जाकर वो सिचुएशन को संभालेंगे, लेकिन आज भी वो मणिपुर जा नहीं पा रहे। हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या आपने एक बार भी मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह से कोई बात की? नैतिक जिम्मेवारी लेने की कोई बात क्या प्रधानमंत्री ने की है? मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि मेरी बात गृह मंत्री से हुई, मेरी बात गृह मंत्री से हुई। तो प्रधानमंत्री से हम जानना चाहेंगे कि पिछले 5 महीनों में कितने बार उन्होंने स्वयं मणिपुर के मुख्यमंत्री से बात। हम तो अभी भी अपेक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप नेतृत्व लीजिए। ऑल पार्टी डेलीगेशन का प्रस्ताव आज भी हमारे तरफ से है कि सारे पार्टियों को बुलाकर एक रास्ता हम निकाले। लोगों के बीच में जो एक दरार आज पैदा हो चुकी है मणिपुर में, एक एलओसी जैसा वातावरण कि इस पार एक समुदाय, उस पार दूसरा समुदाय और बीच में एक बफर जोन, आज भी तनाव का माहौल है। इसको खत्म करना हमारा सामूहिक दायित्व है। लोग आज परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और इसी शांति के गुहार को आज राहुल गांधी जी देश के हर कोने में लेके जा रहे हैं। इसी शांति के गुहार को लेकर आज हमारे पार्टी के सारे बड़े नेतागण, चाहे वो कांग्रेस हमारे अध्यक्ष क्यों ना हो,
आदरणीय खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, सभी ने अपनी चिंता व्यक्त की है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।